हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बायो क्लासेस। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस। और ये नेम रिएक्शंस जो आप पढ़ चुके हैं, कैनिज़ेरो, एल्डोल, फिटिक, पिनाकोल, पिनाकोलोन, ठीक है, ऐसी जितनी भी सैंडमेयर, गेटरमैन, जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ चुके हो, उन सब रिएक्शंस को आप हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्रैम करने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं। ठीक है, 11th के अंदर आपकी कम रिएक्शंस होते हैं, 12th के अंदर भी कम होती है, उसके बाद भी कुछ कम होती है। लेकिन जब आती है आपको उस रिएक्शंस को समझने की कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसके कार्बोनिल पार्ट पर ही क्यों रिएक्ट हुआ है, या उसके अंदर OH ग्रुप लगा था उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ, या दोनों के ऊपर क्यों हुआ, प्रोडक्ट कैसा बना, ये सब चीज़ें ना बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह पर क्रैमिंग कभी भी आपका हेल्प नहीं करती, आपको हमेशा समझना चाहिए। ठीक है, तो हम अब रेम रिएक्शंस की स्टार्टिंग, कोई रेम रिएक्शन अभी नहीं करवाएंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कि क्राइटेरिया है क्या। ठीक है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे रिएक्शन को डिवाइड कर रखा है, कौन सी रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, ताकि आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सके, ना कि क्रैम कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन होती है, जो बेसिक नेम रिएक्शन होती है, वो क्या होती है? सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, किसकी प्रेजेंस सॉल्वेंट होता है, और टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। ये जो कि जर्नल एक बात है। ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन हुई है तो ये रिएक्शन जो टेक्स प्लेस हुई है, ठीक है, इस रिएक्शन अगर पर हुई है तो कैसे हमें पता लगेगा कि ये रिएक्शन हुई है? और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी साइंटिस्ट कोई रिएक्शन कर रहा है तो उसको पहचानने के लिए कि रिएक्शन वाकई में हुई है या नहीं हुई, तो वो कैसे करेगा? तो वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। ठीक है, यही बात हमें समझनी है ना। सबसे पहले तो कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, तो सबसे पहले किस मेथड का यूज़ करते हैं? TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर एक और मेथड यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इन रिएक्शन, इनको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, लेकिन आपको छोटा सा एक बता रही हूँ कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने एक जार लिया, उसके अंदर नीचे हमने जो रिएक्शन का सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, जब वहाँ पर सबस्ट्रेट था तो आपने यहाँ पर एक थिन एक स्लाइड सी होती है, उसके ऊपर लेयरिंग होती है, तो वहाँ पर अगर ये सबस्ट्रेट है बीच में तो ये ऊपर की ओर ट्रैवल करेगा, और मान लो यहाँ पर कहीं उसने यहाँ तक उसकी ट्रैवलिंग हुई है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक उसकी ट्रैवलिंग हुई तो ये डिस्टेंस हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर जब हमने उसके अंदर, मान लो ये किसकी आई? सबस्ट्रेट की आई। ठीक है, और अगर मान लो उसके अंदर रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको किसी और डॉट की भी कहीं ना कहीं पे नज़र आएगी, उसके ऊपर या उस लेवल से या नीचे। ठीक है, अगर उस लेवल पे है तो सबस्ट्रेट क्या होगा, अगर उससे नीचे है, ऊपर है, तो डैट मीन्स कुछ ना कुछ बना है वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या शो करता है कि रिएक्शन कुछ ना कुछ हो रही है। अब आपको इतना समझ आ गया कि रिएक्शन तो हुई है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर, आपको ये तो पता लग गया कि रिएक्शन हुई है, ठीक है, फॉर श्योर हुई है, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर किस वाले पार्ट पर, अब ये जो होता है ना, इसके अंदर ये पता लग जाता है। मान लो इसके अंदर कोबाल्ट आयन है, अलग अलग आयंस के डॉट्स लग जाती है, कोबाल्ट आयन उसकी अलग डॉट लग जाएगी, सबस्ट्रेट जैसे भी डॉट्स अलग अलग लग जाएंगी, लेकिन उस चीज़ के अंदर ओ अगर मतलब पॉइंट लग गया, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर लगा है, उसके साथ कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, या उसके अंदर कैसा है वो मॉलिक्यूल, उसकी फुल डिटेलिंग कौन देता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास, NMR, ठीक है, IR, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आप बता सकते हो कि रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं। ठीक है, ये चीज़ थी हमारी नेम रिएक्शन की स्टार्टिंग, इसको आप नोट डाउन कर लो। यस, तो अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की थी कि रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट बना है, रिएक्शन हुई है नहीं हुई वो हमें पता लगा था। अब रिएक्शन का पता लग गया कि हुई है, तो उसके अंदर होगा क्या? तो हमें इंटरमीडिएट और
ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट? बच्चे जो इंटरमीडिएट होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए होता, मतलब आप उसको इंटरमीडिएट को निकाल सकते हो, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये मोमेंट के लिए होती है। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, जस्ट उससे पहले ये बनती है, या जब बॉन्ड टूटा जस्ट उससे पहले ये बनेगी। तो आप ये देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, ठीक है, मान लो एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एक रिएजेंट है, रिएजेंट का NH2 ग्रुप है, मान लो रिएजेंट से आया है NH2 ग्रुप, ये जो है ये इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन करने से क्या होगा, RCO नेगेटिव OET, और यहाँ पर हमारे पास NH2 ग्रुप लग गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आयन बना है, ये जो आयन है ये इंटरमीडिएट है, आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये इंटरमीडिएट होता है, और अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, यहाँ से फिर अपना यहाँ से फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी और ये बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगी और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट से पहले भी यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आई होगी। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट जहाँ पर बॉन्ड्स जस्ट, ये जो डबल बॉन्ड है ये जस्ट टूटा होगा, इसका एक बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर NH2 का बॉन्ड बना होगा। ठीक है, जस्ट बनने की कगार पे होगा, तो वो ट्रांजिशन स्टेट 1 होगी। और इस केस में ये डबल बॉन्ड फिर बना होगा इस ट्रांजिशन स्टेट 2 में, और ये टूट रहा होगा। ठीक है, तो वो होगी ट्रांजिशन स्टेट 2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है या नहीं होती, तो बच्चे क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट बना है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा होती है, इंटरमीडिएट बने या ना बने। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है कि आप बना है इन बिटवीन कोई चीज़, आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट को आप निकाल नहीं सकते, विद इन मोमेंट्स के लिए होती है। ठीक है, 4 मोमेंट्स के लिए बनती है। उसके बाद इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट निकालनी है तो आपको जितने इंटरमीडिएट बने हैं ना उस रिएक्शन के अंदर, उसको हमने +1 कर देना, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ट्रांजिशन स्टेट पता लग जाएगी। ठीक है, ये सब थी बात कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है। यस, तो अब हम देखते हैं कि नेम रिएक्शंस किस किस पे बेसिस पे हमने निकाली हुई हैं। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट क्या करता है, रिएजेंट से अटैक करता है, रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कोई टेम्परेचर प्रेशर होता है, और हमारे पास और यहाँ पर फिर क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी सी बात है। अब सबस्ट्रेट के बेसिस पर कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शंस। जितनी भी कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन होंगी वो सारी सबस्ट्रेट बेसिस होंगी। रिएजेंट के बेसिस पे 2 तरह की रिएक्शन होती है, इन्वॉल्व होगा उसमें रिडक्शन, या फिर इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीडेशन उनमें होगा या फिर रिडक्शन होगा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 टाइप की आएंगी, एक आएगी रेडिकल बेस्ड और एक कार्बोकैटायन बेस्ड। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन आएंगी। इनके अलावा रिएक्शंस होती हैं मिसलेनियस रिएक्शन, एलिमिनेशन, फ्रेगमेंटेशन, ऐसी कुछ रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो ये मेन एक ये बताया है कि मेन सबस्ट्रेट बेसिस पे कौन सी होती है, कार्बोनिल वाली सारी रिएक्शंस आती हैं। रिएजेंट बेसिस पे एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आती है। इंटरमीडिएट के बेसिस पे रेडिकल और कार्बोकैटायन बेसिस की रिएक्शंस आती हैं।
ठीक है, कार्बोटाइन बेसिस की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने सिंपल लिखी थी सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स इंटरमीडिएट एंड देन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, बार बार लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के अंदर हमने सबसे कि क्या होता, एक कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या था, कोलिजन थ्योरी ने हमें क्या बताया था कि अगर रिएक्शन होती है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है। किसके बीच में होती है, होमो एंड लूमो के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है होमो और लूमो के बीच में। उसके बाद और उसने क्या बोला था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। कैसे, देखो अगर कोई रिएक्शन है, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई रिएजेंट है। अब अगर प्रॉपर ये शेप तुम्हें इसलिए बता रही है, अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये प्रॉपरली अंदर इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन ऐसे थी। अगर मैं इसकी ऐसे कर दूँ और यहाँ पर ये कर दूँ तो ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन अगर मैं इसको घुमा दूँ तभी जाकर वो इसके अंदर इंसर्ट हो पाएगा। तो यही चीज़ सिंपल वे में आपको मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात बताई। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके अंदर इंट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोलिजन थ्योरी ने हमें बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे रिएजेंट है, ठीक है, तो रिएजेंट के अंदर ये रिएजेंट होता है कोई भी, तो रिएजेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि रिएजेंट का एक सबस्ट्रेट हमने लिया, ठीक है, सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करेगा या किसकी रिएक्शन होगी सबस्ट्रेट के साथ, इलेक्ट्रोफाइल की या न्यूक्लियोफाइल की। अगर तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है तो क्या होगा, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर दिखाए तो क्या बनेगा, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक और ऐसे आएंगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और अब हमने क्या देखना है कि सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट रिएक्शंस के अंदर, और ये ध्यान में होना चाहिए कि सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और मोड ऑफ रिएक्शन क्या आएंगी, देखो बच्चे मोड ऑफ रिएक्शन के अंदर दो टाइप की होगी, या तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन आएगी या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो रिएक्शन होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। मतलब मोड ऑफ, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो मोड ऑफ रिएक्शन में दो आएंगी, एक आएगी काइनेटिकली कंट्रोल्ड और दूसरी कौन सी आएंगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, एक्सप्लेन अभी हम करेंगे इसको। बस ये याद रखिए कि काइनेटिकली कंट्रोल जो रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम होती है। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होता है, वो लो होता है।
ठीक है, ये था मोड ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में ये सब जानकारी है। यस तो अभी मैंने आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक रिएक्शन के अंदर कैसे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है या थर्मोडायनेमिक फेवर्ड प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ले लिया, ये एक सबस्ट्रेट मैंने ले लिया। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट का, मान लो एक रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, कोई भी रिएजेंट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, ये तो इतना पता है। लेकिन अगर किसी का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करता है तो आपको पहले तो ये पता है कि इस वाले कंपाउंड के ऊपर, इस वाले के ऊपर फंक्शन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, COEH एंड H, और यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा ये इस पार्ट पे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यही होती है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ करता है, ये यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हो रहा है। अब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CO नेगेटिव एंड H न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज H, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखो और इसके अंदर देखो, दोनों ही काइनेटिकली मैंने ये रिएक्शन कराई। अगर काइनेटिकली देखा जाए रिएक्शंस को तो दोनों ही सेम तरह हो गई हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इक्वल है। कैसे, देखो इसने जितना यहाँ पर नेगेटिव था उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव चार्ज के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई, ये प्रोडक्ट बना, उतना ही पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर जनरेट हुआ। सिमिलरली जितना नेगेटिव ने अटैक किया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव था और बनने वाला भी इक्वल अमाउंट में बना नेगेटिव। तो कहने की मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन थी काइनेटिकली के बेसिस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन थी वो बिल्कुल इक्वल थी दोनों ही केसेस में। यहाँ अटैक देख लो, ये यहाँ अटैक देख लो। ठीक है, तो हम काइनेटिकली can't determine which part of reagent attack favors। ठीक है, किसका अटैक फेवर करता है, न्यूक्लियोफाइल का या फिर इलेक्ट्रोफाइल का, अभी यहाँ तक हम नहीं बता सकते काइनेटिकली रिएक्शंस पे। लेकिन अब मैं बात करती हूँ थर्मोडायनेमिक बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ, इस केस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ का ऑक्टेट चेक करूँ तो यहाँ पर कंप्लीट है ऑक्टेट। अगर यहाँ पर कंप्लीट है ऑक्टेट, डैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक फेवर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से वो ज़्यादा फेवर करेगा इन केस ऑफ रिएजेंट। मतलब रिएजेंट के केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक फेवर करेगा एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से। ठीक है, तो यहाँ तक था हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, हमने आज क्या पढ़ा कि रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर हमने और क्या चीज़ों के बारे में पता, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा कुछ, और रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं, सबस्ट्रेट बेसिस पे, इंटरमीडिएट बेसिस पे। ठीक है, और रिएजेंट के बेसिस पे कैसी रिएक्शंस होती हैं, और अगर रिएजेंट है तो उसका कौन सा पार्ट जल्दी रिएक्ट करेगा, थर्मोडायनेमिक बन सकता है या काइनेटिकली फेवर्ड बन सकता है। तो यहाँ तक हमें आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा।